ये बंद था क्या? चालू है ना? ठीक है। हम्म। सो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था किस किस चीज़ों के बारे में? सर हमने कल तीन चार चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने स्टार्ट किया था विद दी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाले फैक्टर के साथ में। फिर हमने बात किया था लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस का। हमने बात किया था अजम्पशंस का, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन का। और साथ साथ बात किया था हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का, कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं जो हमको देखने रहते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हमने कुछ बात किया था। अभी आज के सेशन में अपन लोग क्या बात करेंगे? मैंने कहा था आज के सेशन में अपन ये जो डिमांड वाला पार्ट है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड, इसको खत्म कर लेंगे। तो देखिए, तो इसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। मतलब इसके कहने का मतलब ये है बच्चों, रुको बताते हैं आपको। हाँ, तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये बैठ रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड में आप जो इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो किसके बीच में, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, है ना? तो वो इनवर्स रिलेशन आखिर है क्यों? क्यों जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों कंज्यूमर ऐसा करता है कि जब भी प्राइस डिक्रीज होगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा, और जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो वो कम क्वांटिटी परचेस करेगा? आखिर ऐसा क्यों करता है कंज्यूमर? उसको क्या मजा आता है ऐसा करने में? बेनिफिट? कौन सी इनकम? ओके ओके एक सेकेंड। तो देखिए, दो तीन रीजन है इसके। तीन क्या, पांच रीजन है इसके पूरे, कि भाई क्यों प्राइस कम होने पे कंज्यूमर क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है। वाई? तो इसका पांच रीजन है बच्चों। क्या क्या रीजन है इसके सर? चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी रीजंस का। तो सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या होता है? अब जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं था तो उसको ये लॉ पता ही नहीं है कि सर ये आखिर ये लॉ होता क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको ये लॉ बताता हूँ, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये बच्चों एक ऐसा लॉ है इकोनॉमिक्स का जो ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। मान लो आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, जैसे वरदान ने बोला कि वो आइसक्रीम कंज्यूम करना चाहता है, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है। तो मान लेते हैं वरदान जो है वो आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहा है, एक आइसक्रीम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो लगातार क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, जितना सेटिस्फेक्शन वरदान को पहली आइसक्रीम कंज्यूम करके मिला होगा, क्या उतना ही सेटिस्फेक्शन दूसरी, तीसरी, चौथी आइसक्रीम में भी मिलेगा क्या? नहीं। हमारा क्या है ना सर, मन भर जाता है, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, बस। इसके बाद हमारा मन भर जाता है, हमारा फिर मन ही नहीं करता कि वो कमोडिटी का हम वापस से क्या करें, कंजम्पशन करें। सेम काइंड ऐसे सेम चीज तुम्हारे साथ मूवीज के साथ होता है। कोई मूवी तुमको दिखाने बिठाया, एक बार देखा, दूसरी बार, तीसरी बार बार थोड़ा ना देखते रहोगे बैठे बैठे, सूर्यवंशम की तरह, जैसे वो सेट मैक्स पे आती है ना? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है जैसे जैसे कंज्यूमर का क्या बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है,
तो उस कंजम्पशन मतलब उस कमोडिटी से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन क्या होता रहता है, कम होता रहता है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ की वजह से क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड यानी कि आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। बोले क्यों सर, तो रीजन समझना इसका। आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम बेची वरदान को, उसने कहा आइसक्रीम कितने का, बोले 100 रुपए का आइसक्रीम। वरदान ने कहा ठीक है एक आइसक्रीम दे दे। वरदान ने एक आइसक्रीम का कंजम्पशन किया, बोले मजा आ गया, ठीक है। अब वरदान को वो बोल रहा, बोले भाई साहब एक और ले लो। वरदान ने कहा चलो ठीक है लाओ दे दो। अब दूसरी बार जब वरदान ने वो आइसक्रीम का कंजम्पशन किया तो उसको उतना मजा नहीं आया, ठीक है, उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जब पहली बार में मिला था। अब वो आइसक्रीम वाला बोल रहा, बोले भाई साहब एक बार आइसक्रीम खा लो, तीसरी भी खाना चाहोगे क्या, तो वरदान बोलेगा, बोले मैं क्यों खाऊं, तू मुझसे हर एक आइसक्रीम के 100 100 रुपए ले रहा है, पर जो मुझे सेटिस्फेक्शन पहली बार में हुआ था वो सेटिस्फेक्शन तुम्हें दूसरी बार में हुआ ही नहीं ना। मैंने पैसा तो उतना ही खर्च हुआ जितना पहले खर्च हुआ था, पर सेटिस्फेक्शन उतना थोड़ा ना मिला जितना पहले मिला था। तो कोई रीजन तो दे जिसकी वजह से मैं तीसरी यूनिट कंज्यूम करूं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे शॉपकीपर को आप क्या बोलोगे कि बोले एक काम कर, मैं तीसरी यूनिट इसकी तभी कंज्यूम करूंगा जब तू उसका प्राइस कम करेगा। शॉपकीपर बोलेगा ऐसा क्यों, तो वरदान ने उसको कहा, बोले देख कि बात ऐसी है, मैंने अगर एक और कंजम्पशन किया, एक और यूनिट का कंजम्पशन किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो जाएगा। मेरा सेटिस्फेक्शन का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो मेरे उस लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन को तू कॉम्पनसेट कर, किससे, तेरे प्राइस को कम करके। तू मेरे को कम प्राइस में ऑफर करेगा तो ही मैं इसका एक और यूनिट खरीदूंगा, अदरवाइज मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है 100 रुपए देने का। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन कस्टमर को हो रहा है ना, वो लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेट कर रहे हैं। किससे कॉम्पनसेट कर रहे हैं, विद द लॉस ऑफ प्राइस। समझ रहे हो? इसीलिए क्या होता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब प्राइस डिक्रीज होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे, सेटिस्फेक्शन तुम्हारा कम होगा, तो तुम क्या करोगे, उस लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन को कॉम्पनसेट करोगे, किसके साथ, विद द लॉस ऑफ प्राइस। आई बात समझ में? तो पहला रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए सेकंड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही दो कमोडिटीज है जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, दो कमोडिटीज जो एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट है। इसकी जगह उसको यूज कर लो, उसकी जगह इसको यूज कर लो। तो अभी समझो दो कुछ कमोडिटीज हैं, ये टी ये कॉफी। सर प्लीज एक बार वापस बता दो। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का तुमको वापस बताऊं? अच्छा, तो बेटा बात ऐसा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन यानी अपन कौन, कंज्यूमर, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन अपन बढ़ाते चलते ना कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। इसका शर्त क्या होता है कि लगातार कंजम्पशन कर रहे हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में ना, लगातार कंजम्पशन। तो अगर आप किसी भी कमोडिटी का कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन कर रहे हो ना, तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ कंजम्पशन बढ़ता जाएगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम होता जाएगा। तो अब मुझे तू बात बता सानिया, कि अगर मैं तुझे कहूँ तूने 3 मिनट्स कंज्यूम कर ली किसी भी चीज की, और मैं तुझे बोल रहा हूँ कि आप मैडम इसका 4th यूनिट भी कंज्यूम करो, तो आप क्या सेम प्राइस पे उसका 4th यूनिट कंज्यूम करना चाहोगे क्या? आंसर इज नो, क्योंकि उतना सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा ना जितना प्राइस है उसका। तो आप क्या कहोगे सामने वाले को कि भाई आप इसका प्राइस कम करोगे तो मैं इसका एडिशनल सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करूंगी या करूंगा जो भी है। ठीक है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस लॉ, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, आपको यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। आया समझ में सानिया जी? आया हो तो बताना है ना। चलिए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। यहाँ पे अपन ने दो एग्जांपल लिया रहा है, एक तो चाय और कॉफी। मान लेते हैं मैं जो हूं मैं चाय का कंजम्पशन कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई याद से, हाँ, टी का प्राइस 60 रुपीज पर केजी, कॉफी का प्राइस भी 60 रुपीज पर केजी पड़ रहा है। बट मेरे को चाय पसंद है इसलिए मैं चाय का कंजम्पशन करना चाहता हूँ।
बट क्या हुआ, एक दिन सडनली चाय का प्राइस बढ़ गया। क्या हो गया, चाय का प्राइस बढ़ गया। अब चाय का प्राइस बढ़ गया, 60 से हो गया 80। अब मेरे को क्या ना, ये 80 रुपीज वाला मेरे बजट में नहीं बैठ रहा है। मेरे पास ऑब्वियस सी बात है ना यार, उसका सब्सिट्यूट अवेलेबल है, कॉफी अवेलेबल है एट द सेम प्राइस 60 में अवेलेबल है। तो मेरा मन नहीं है कि मैं क्या करूं, एडिशनल 20 रुपया दूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर दो गुड्स मेरे पास सब्सिट्यूट हैं एक दूसरे के, और एक का प्राइस अगर क्या हो गया, बढ़ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लूंगा किसके ऊपर, उस कमोडिटी के ऊपर जो क्या है, रिलेटिवली सस्ती है यानी चीप है। ठीक है, तो जो जिसका प्राइस कम होगा, आप क्या करोगे, उस कमोडिटी के ऊपर अपना डिमांड शिफ्ट कर लोगे। तो इसको, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ भी क्या हुआ, जो सस्ता था उसका डिमांड बढ़ा, जिसका प्राइस कम था उसका डिमांड बढ़ा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो एक और रीजन क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो जो कमोडिटी आप, जिसका प्राइस कम होगा, आप उसका डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और जिसका प्राइस बढ़ जाएगा उसका डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। आ रही बात समझ में? थर्ड वन, इनकम इफेक्ट। अभी इनकम इफेक्ट क्या है समझना, हाँ बोल, क्या बोलना, कुछ बोलना चल रहा है? इनकम इफेक्ट क्या होता है समझना। इनकम इफेक्ट में बच्चों ऐसा कुछ है, ठीक है, इनकम इफेक्ट में कुछ ऐसा कुछ है कि यहाँ पे एक बात तो तुम जानते हो ना, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा। अभी देखो, ये वरदान रोज घर से यहाँ पे 100 रुपए लेकर आता है रोज, और घर जाते समय सब्जी लेकर जाता है। क्या खरीद के आता है, सब्जी भाजी है ना, वेजिटेबल्स ये खरीद के ले जाता है घर पे, रोज 100 रुपए के लाता है, 100 रुपए की रोज सब्जी घर ले जाता है। मान लेते हैं जो ये सब्जियां घर ले जा रहा है वो 2 किलो सब्जी ले आता है रोज खरीद के, तो 2 kg सब्जी इसको 100 में मिल जाती है रोज। अब क्या हुआ, किसी दिन सब्जी का प्राइस गिर गया, सब्जियां सस्ती हो गई, तो उस दिन क्या हुआ, यही सेम 2 kg ऑफ वेजिटेबल इसको 50 रुपीज में मिल गए। तो रोज 2 किलो सब्जी खरीद रहा था, तो क्या हो रहा था, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा था, कुछ पैसा जेब में बचता ही नहीं था। आज क्या हुआ, आज भी 2 किलो सब्जी खरीदा, बट क्या हुआ, 50 रुपया जेब में बच गया। तो वरदान बोला, भाई ये क्या हुआ, 50 रुपए कहाँ से आए, रोज मैं 2 किलो सब्जी खरीदता हूँ, रोज तो 100 रुपए पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं, आज भी मैंने 2 किलो सब्जी खरीदा, बट आज मेरे पास पैसा बच गया। बोले मेरी इनकम बढ़ गई, मतलब जेब में पैसा बच गया, मतलब इनकम बढ़ गई ना, ऐसा आपको लगेगा। इनकम बढ़ी नहीं, इनकम तो हुई थी 100 रुपए थी, बट क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से आपके पास पैसा बच गया। और जब भी हमारे पास जेब में पैसा बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे का खर्चा कर देते हैं, खर्ची कर लेते हैं ना। तो अब वरदान क्या करेगा, जो पैसा बचा, 50 रुपए बचा, उस 50 रुपए से 2 किलो सब्जी और खरीद लेगा। तो यहाँ पे प्राइस कम होने से क्या हुआ, कंज्यूमर की रियल इनकम, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं, रियल इनकम। एक तो होती है इनकम, इनकम जो पैसा घर में आया, फिर कुछ खर्चे होते हैं हमारे हर महीने के कुछ, वो खर्चे हटाने के बाद जो पैसा बचता है ना घर में, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। यहाँ भी क्या हुआ, रोज का खर्चा हटाने के बाद फिर जो पैसा बचा 50 रुपया, वो क्या आपकी रियल इनकम। तो जैसे कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ता है, हम क्या कर लेते हैं, हम हमारा कमोडिटी का डिमांड बढ़ा देते हैं। और रियल इनकम क्यों बढ़ी थी बेटा, क्योंकि प्राइस कम हो गया था। तो इसीलिए प्राइस कम होने पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, और इसका वाइस वर्सा। तो ये था आपका इनकम इफेक्ट, कि प्राइस कम हुआ तो आपका रियल इनकम बढ़ गया, और रियल इनकम बढ़ा तो हमने डिमांड बढ़ा दिया। आई समझ में बात? हाँ जी, जी सर। तो ये था आपका तीसरा रीजन फॉर इनवर्स रिलेशनशिप। अब आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे, जो है आपका डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस मतलब देखो, कोई भी कमोडिटी उठा के देख लो, सभी कमोडिटीज के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं। आप कोई भी एक चीज को क्या कर सकते हो, ढेर सारे पर्पस के लिए यूज में ले सकते हो, ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। मिल्क का एग्जांपल ले लो, मिल्क आप चाहे डायरेक्टली कंज्यूम करो, चाय कॉफी बनाने काम में लो, जूस बनाने काम में लो, घी दूध पता नहीं क्या क्या बनता है वो सब बनाने के काम में लो, या शिव जी को अगर चढ़ाने के काम में लो। अभी ऐसा थोड़ा ना है कि शिव जी को ऐसा 1-1 किलो जाके दूध चढ़ाते हैं अपन, नहीं ना, क्यों, क्योंकि शायद थोड़ा महंगा है। तो अपन मिल्क को सिर्फ उसी काम में लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
बच्चों को पिला दिया, नन्हे मुन्ने बच्चों को कॉम्प्लेन डाल के, है ना, घर में चाय बना के पिला दी मेहमान आए तो तब, है ना। अब अगर ये दूध सस्ता हो जाए, 2 रुपए किलो मिल रहा है मान लो, तो क्या करोगे सर, हर चीज में अपन मिल्क का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। जहाँ चाय में इतना सा दूध डलता था ना, वहाँ पूरा ग्लास भर के दूध डालेंगे। शिव जी को जो इतना इतना सा दूध चढ़ाते थे ना पानी मिला मिला के, अब सीधा पूरा पूरा 1 किलो भगोनी भर के दूध ले जाएंगे शिव जी को चढ़ाने के लिए। ऐसा करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? खुद भी दूध से ना लो, क्या पता। ये वरदान वरदान अपनी खूबसूरती निखारने के लिए। अभी तक तो पानी से नहा रहा था, इसने बोला बोले दूध सस्ता हो गया, दूध से नहा रहा है। बोले शिव जी नहाते तो मैं क्यों नहीं नहा सकता, है ना। तो भाई क्या होता है, जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है ना, तो कंज्यूमर फ्री हो जाता है कि अब वो उस कमोडिटी का ज्यादा यूनिट्स खरीद सकता है, और फिर उसके जितने भी यूजेस अवेलेबल है ना, सारे के सारे यूजेस को क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। मानते हो मेरी बात को? हाँ जी सर। तो इसीलिए क्या होता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस कमोडिटी के सभी यूजेस को क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। तो डिफरेंट यूजेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। आया समझ में बात? जैसे नेट है, नेट अब क्या लिमिटेड रहता है ना, 1.5 GB 2 GB, तो हम लिमिटेड यूज करते हैं उसको। पर वही उसी रिचार्ज में अगर हमको अनलिमिटेड नेट मिलने लग जाए तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे यूज कर लेंगे, वैसा कुछ। फिर नेक्स्ट लास्ट रीजन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज न्यू कंज्यूमर्स। तो न्यू कंज्यूमर्स मतलब, भाई देखो एग्जांपल लेते हैं इसमें ना अपन मस्त बढ़िया सा। एक जो एप्पल का फोन है ना, कितने का आता है? वैसे उसकी कोई भी नया फोन जब लॉन्च करते हैं उसका स्टार्टिंग रेंज 60 से 70 हजार तो रहती है। मानते हो मेरी बात को? तो अब मुझे बताओ, एक बेचारा मिडिल क्लास का आदमी क्या ये 60 70 हजार का फोन अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई होगा जिसको एप्पल का बहुत भयंकर शौक आ रहा होगा, वो साला फिर भी ईएमआई पे ले लेगा, जिद कर करके। बट सिक्स ये इतना तो कोई मिडिल क्लास वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस जो ये जो ब्रांड है अपने पास, इसके क्या है, लिमिटेड ही कंज्यूमर्स हैं जिनका इनकम लेवल क्या है, थोड़ा ज्यादा है। मानते हो बात तो, है ना। लिमिटेड कंज्यूमर्स ही हैं इसके। एमआई जैसे थोड़ा ना दुनिया भर के लाखों कस्टमर जुड़ गए हों, एप्पल के लिमिटेड कस्टमर्स है, वही जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अभी एप्पल का फोन का क्या बात करना, कोई भी एसेसरी का बात कर लो, चाहे एप्पल के वो आते हैं ना एयरपॉड्स आते हैं, फिर एप्पल का वो आता है अपना मैकबुक आता है लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दुनिया भर की जितने भी एप्पल के एसेसरीज हैं उनके क्या लिमिटेड यूजर्स हैं, है ना। फोन तो फिर भी इंसान एक बार को ले लेगा, बाकी दूसरी एसेसरीज लेने में उसको मौत आती है। फिर चार्जर खराब हो जाता तो फिर लोकल चार्जर लगा लगा के काम करते हैं ना। हाँ, जियो टाइल्स का मालिक, अच्छा ठीक है। खैर, तो 60 70 के का फोन है, अभी हर कोई तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट अब समझो, यही फोन 60 70 हजार की तरह जगह, यही जो क्वालिटी अभी आ रही है इसकी, उसी क्वालिटी में नया फोन आपको 30 35 हजार की रेंज में मिलता तो क्या खरीदते नहीं खरीदते? वन प्लस भी तो इतने रेंज का आता है, खरीदते हैं लोग। उसी रेंज में अगर एप्पल की क्वालिटी का फोन अगर आपको मिल रहा है तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। तो सर, जब प्राइस कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले जिन लोगों ने ये फोन खरीदा होगा वो क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे उसकी? नहीं सर, पहले जो लोग इस फोन को यानी इस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना ड्यू टू दी हायर प्राइसेस, अब क्या कर पाएंगे, वो लोग भी इस कमोडिटी को अफोर्ड कर पाएंगे। यानी एक नया कंज्यूमर ग्रुप आपके प्रोडक्ट से आके जुड़ेगा। यानी वो कंज्यूमर जो अब तक आपके प्रोडक्ट की तरफ सोच ही नहीं पा रहा था, आंख उठा के नहीं देख पा रहा था, पहले आप लिमिटेड कस्टमर्स में डील कर रहे थे, अब जैसे ही प्राइस कम किया तो क्या हुआ, मार्केट आपका खुल गया, मार्केट बढ़ गया अब आपका। अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे खरीद लेंगे, पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें से नया बायर आके जुड़ेगा आपके पास। तो प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम होता है तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते, नहीं। ऐसा भी होता है कि भाई जो पहले खरीद नहीं पा रहे थे अब वो क्या कर लेते हैं, खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो जिसके कारण भी डिमांड बढ़ता है। आई बात समझ में? तो दीज आर द 5 रीजंस, है ना, दीज आर द 5 रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा, इनकम इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस, एंड द लास्ट वन इज न्यू कंज्यूमर्स। थैंक यू शिवानी। आया ये पांचों पॉइंट समझ में?
हाँ बोलो, कोई डाउट है तो बोलो ना। फर्स्ट वाला वापस से लूं? वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। तो भैया मैं सामने वाले को ज्यादा पैसा क्यों दूं जब मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है? तो मैं उसको क्या बोलूंगा, तू तेरा प्राइस कम कर, मैं मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम कर रहा हूँ। तो लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन लॉस ऑफ प्राइस से क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा, और हम कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी उसकी परचेज करना चाहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब ये तो हो गए हमारा जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरी ऑफ डिमांड का। अब लास्ट में एक चीज बचता है, ठीक है? अब क्या चीज बचता है वो समझना। इसको तो हटाओ, लास्ट में एक चीज बचता है। याद है शुरू में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्वांटिटी डिमांडेड। एक सेकेंड, ये पहले अपना ये पेन को सही किया जाए। एक अपन ने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड, और एक अपन ने पढ़ा था डिमांड। याद है? अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड किससे अफेक्ट होता था, किसके साथ था इसका ताका भिड़ा हुआ? प्राइस के साथ। और डिमांड का जो रिश्ता था वो किसके साथ था? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। हाँ, प्राइस को छोड़ के बाकी के जो फैक्टर्स है, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ। तो अब समझो, ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। डिमांड में चेंज आ सकता है, आ सकता है। तो समझना, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से। अगर प्राइस चेंज होगा तो ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। क्या प्राइस के अलावा कोई दूसरी चीज डिमांड सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है क्या? नहीं, टस से मस नहीं कर सकती उसको। ओनली प्राइस हैज द कैपेसिटी टू चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, एंड वैसे ही बात करें डिमांड का, तो डिमांड में भी चेंज आ सकता है, आ सकता है। किसकी वजह से? सर प्राइस को छोड़ दो, बाकी फिर जितने ही फैक्टर्स है दुनिया भर के, उन सब में अगर चेंज आया तो किस में चेंज आएगा? डिमांड में चेंज आएगा। तो हमारे इकोनॉमिक्स में क्या है ना, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है या डिमांड में जो चेंज आता है ना, इनको कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, चलो बताते हैं आपको। तो देखिए, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब आएगा? सर व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, हाँ सर। ओके, एंड डिमांड में कब चेंज आएगा? सर चेंज, अरे मैंने चेंज इन डिमांड नहीं लिखा, एक सेकेंड। चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड कब आएगा? सर व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब इतने सारे फैक्टर्स में से अगर कोई भी चेंज हो गया ना भूले बिट के, तो डिमांड में चेंज आ जाएगा। अब अब समझो, जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, कौन चेंज होता है? तो उसको एक नाम दिया जाता है, पता है क्या नाम दिया जाता है उसको? अपन बोलते हैं मूवमेंट। मूव, ये टॉपिक कौन सा जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक का नाम है बेटा चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, बात करूंगा अभी इसका, वही लिख रहा हूं मैं। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज आता है तो उसको अपन बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड। अभी समझो यार, डिमांड में चेंज आएगा तो डिमांड कर्व में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि डिमांड से तो डिमांड कर्व बनता है ना। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे मूवमेंट। डिमांड कर्व में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है।
ठीक है। मूवमेंट कैसे करते हैं? मूवमेंट कैसे होती है? ऐसी होती है मूवमेंट, इधर से इधर चला गया मैं, इधर से इधर चला गया मैं, ये मूवमेंट है? इज दिस अ मूवमेंट? हाँ जी सर। तो वैसे ही डिमांड कर्व में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। कब होता है मूवमेंट? व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और क्वांटिटी डिमांडेड कब चेंज हुआ? ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। आई बात समझ में? अब ये जो मूवमेंट है ना, ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, मूवमेंट्स जो हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है ना बच्चों, ये कितने तरह का होता है? ये मूवमेंट सर दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? अरे, एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं उसको। ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। समझ पा रहे हो जो लिख रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं? हाँ। चलो बढ़िया। तो मूवमेंट कितने तरह का हुआ? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अभी एक्सटेंशन मतलब कैसा तो समझना। ये डिमांड कर्व बना रहा हूं मैं अपना, है जी। हाँ जी, डिमांड कर्व, ये अपना डिमांड कर्व मान ले इसको। मैं बताता, सीधी लाइन भी बन सकती है, ऐसा कर्व जैसा ही बन सकता है। हाँ, ये डिमांड कर्व अपना। अब समझो, अगर ये डिमांड कर्व, वेरिएशन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं क्या? वेरिएशन ऑफ डिमांड नहीं बेटा, इसको वेरिएशन ऑफ डिमांड इसको नहीं बोलेंगे, वेरिएशन ऑफ डिमांड इसको बोलेंगे, चेंज इन डिमांड को। ठीक है, तो राह से भटको मत, है ना। देखो, तो भैया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर मतलब, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ना या कम होना? बढ़ना। तो डिमांड कर्व बढ़ेगा कब? जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व कब होता है। चलो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर ये कर्व बनाता हूँ, तो आपको थोड़ा और आसानी रहेगा, है ना। ये सब तुमको लिखना पड़ेगा बाद में, ध्यान रखना। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व कब होता है सर? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, क्या होगा? अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डिमांड कर्व में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। एक बार कर्व बन जाएगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कर्व थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये अपना डिमांड कर्व। हाँ जी सर। अब समझो बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगी? जब प्राइस गिरेगा। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कहाँ मूव कर रहा है? डिमांड कर्व कहाँ मूव कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। भाई क्वांटिटी डिमांडेड इधर बढ़ रही है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड आगे की तरफ जा रही है ना, और प्राइस नीचे जा रहा है, तो डिमांड कर्व यानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड आगे बढ़ रही है, तो ये कर्व का मूवमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, के डिमांड कर्व हमारा एक्सटेंड हो रहा है, आगे जा रहा है। ऊपर था, ऊपर से नीचे की तरफ आगे जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है इसमें तुम्हारी? बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब, तो इसका उल्टा करेंगे उसमें अपन, कॉन्ट्रैक्शन के केस में। कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या होने वाला है? यस, दिस कर्व विल मूव अपवर्ड। मतलब क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया,
एंड प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। अब क्वांटिटी डिमांडेड तो इधर की तरफ कम होगा ना, तो एक कर्व किधर चलेगा, अब उल्टा चलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कम हो रही है। आई बात समझ में? तो इस पूरे तामझाम को अपन बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्यों आता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है, अगर उसको कर्व पे अपन रिफ्लेक्ट करके बात करें, तो कर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट। मूवमेंट कैन बी लाइक ऊपर और नीचे। ऊपर की तरफ मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे, है ना, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट है ना आपका, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज और प्राइस विल इंक्रीज। और अगर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज एंड प्राइस विल डिक्रीज। बताओ, आई चीज समझ में? एक दो बार इसको जब पढ़ोगे और एक दो बार जब कर देखोगे तो बैठेगा दिमाग में। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी तो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है बेटा, आपका कर्व नीचे की तरफ जा रहा है ना। और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है डिमांड कर्व, तो उसको क्या, वो कब हो रहा है, जब डिमांड कर्व डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ, और इसमें डिमांड कर्व किधर जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये था आपका पूरा मूवमेंट अलोंग डिमांड का। मूवमेंट कितने तरह का, दो तरह का, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपका क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आया है, चेंज। और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज क्यों हुआ, बिकॉज चेंज इन प्राइस सर। तो ये एक पूरा पोर्शन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन एक तो आता ही है, तो इसको तो आप ध्यान रखो अच्छे से। क्वेश्चन चेंज इन क्वांटिटी पे भी आ सकता है, चेंज इन प्राइस पे भी आ सकता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पे भी आ सकता है। तो इसलिए इसको मैं हमेशा, कभी मैं थ्योरी में नहीं पढ़ाता इसको बच्चों को, इसको हमेशा मैं ये चार्ट की फॉर्म में पढ़ाता हूँ, ताकि सारा का सारा एक ही जगह अवेलेबल रहेगी आपको, और पढ़ने में आसानी रहता है ये। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान ले तुझे कर्व बना के दे दिया, कर्व में नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि ऐसा भी हो कि एक्सटेंशन हो रहा है डिमांड कर्व में, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, कि मतलब ऐसे कौन सी वजह जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है। वहां पे तीन चार ऑप्शन होंगे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या इंक्रीज इन इनकम। तो भैया एक्सटेंशन तो कब होता है, व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ऐसा आपका आंसर होगा, निकलेगा। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा सकता है कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो व्हाट विल हैपन ऑन डिमांड कर्व, शिफ्ट आएगा, मतलब शिफ्ट एक चीज होती है पढ़ेंगे ना, या मूवमेंट आएगा, ठीक है, या नो चेंज, या ऐसा कुछ, या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। या ऐसा पूछ सकता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हुआ, तो अब बताओ डिमांड कर्व पे क्या असर होगा, क्या डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक्सटेंशन आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट। तो या प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये सारा चीज उसके लिए कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। 25 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में। 25 भी पूरे नहीं आते, 20 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ना, ऐसा। बोलो। ठीक है, 15 क्वेश्चन 1 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2 2 नंबर के। क्या कैलकुलेशन लगा रहा था, हाँ तो हो गया ना 25। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन जनरली इसमें वो आते हैं बच्चों, जो मतलब जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें लॉजिक ज्यादा होता है, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन होता है ना, वो 2 नंबर में आता है, ऐसा। मे बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई आ जाए, हाँ 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 होगा, तो वो भी एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। क्यों असर है, यस नहीं की बात थी, नहीं पीछे वाले को बोल रहा हूँ। हाँ क्या कह रहा हूँ, नहीं 1 वर्ड नहीं आते, एमसीक्यू बेस्ड होना बेटा पेपर पूरा, आपको सिर्फ एमसीक्यू टिक 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 करते चलना है। हाँ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन है, बोला ना, आराम से धीरे धीरे रुक के हर एक शब्द को चबा चबा के बोलने का, है ना। अब मैं ऐसे बोलूंगी बच्चे ऐसे ऐसे कर लेना, कोई एक्सचेंज होते कॉन्सेंट्रेट आ जाएगा तेरे समझ में, क्या क्या है समझ में तेरे, नहीं तो बता मुझे क्या है तेरे समझ में, क्या है तेरे समझ में।
पता है क्या तेरे को समझ में क्या आया? नहीं आ रहा ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ धीरे धीरे बोले ना। अभी तो ऐसे जल्दी जल्दी बोलेगा तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा? ना तेरी ट्रेन छूट रही है ना मेरी ट्रेन छूट रही है, ना तेरी सिमरन जा रही है ना मेरी सिमरन जा रही है। स- सिमरन तेरी बहन का नाम है? सॉरी, मुझे नहीं पता था। मतलब मैं तो वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले सिमरन की बात कर रहा था। मैं तो डीडीएलजे वाले सिमरन की बात कर रहा था। गड़बड़ हो गई। चलो देखो। ये था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नाम बदल देते हैं, सिमरन की जगह अब दूसरा कोई नाम ले लेंगे। ठीक है। अ, अंजलि। अंजलि तेरी ना तेरी अंजलि जा रही है ना मेरी अंजलि जा रही है। नहीं है ना कोई अंजलि, थैंक गॉड, भगवान ने बचा लिया आज। चलो देखो, अब आते हैं चेंज इन डिमांड पे। तो बच्चों, डिमांड कब कब चेंज हो सकती है? सर, बहुत सारे फैक्टर्स में जब चेंज आएगा तो डिमांड चेंज हो सकती है। पर हाँ, प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड चेंज होगी क्या? नहीं। प्राइस में चेंज आएगा तो सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, है ना? रिमेंबर दिस। तो सर डिमांड चेंज बहुत सारे तरीके से हो सकती है। तो सर चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो किस लिए आता था? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। और उसको अपन क्या बोलते थे? मूवमेंट। चेंज इन डिमांड जो आता है ना, तो चेंज इन डिमांड को अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं, यस, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यस। एक सेकंड, पूरा लिखने में आएगा नहीं इधर, इसको थोड़ा देर लेके लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा उसको? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब जो शिफ्ट है ना, ये फिर से वही दो तरीके से आ सकता है। पहला कहलाता है इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या? हाँ, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं और कई लोग इसको क्या कहते हैं, राइटवर्ड भी बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब जहां भी कर्व है उसके राइट में कर्व चला जाएगा, राइट में ना, तो राइटवर्ड शिफ्ट। और दूसरा इसमें आता है आपका, एग्जैक्टली, बैकवर्ड शिफ्ट। यानी कि हाँ, लेफ्ट में शिफ्ट आना, एग्जैक्टली। ओके। अब बेटा देखो, जैसे उधर था कि सर एक्सटेंशन कब आएगा? जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट कब आएगा? यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट तब आएगा बच्चों, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, तो क्या आएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। ओके। एंड अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रही है? डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो क्या आएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, यानी लेफ्ट में। अब कर्व देख लें इनका, सर आखिर दिखता कैसा ये सब? तो फिर से हमको एक डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। ये अपना सीधा साधा सा डिमांड कर्व। अभी कोई चेंज नहीं आया इसमें, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। ओके। अब क्या हुआ? कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया। क्या हो गया? कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया। तो क्या लगता है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या असर पड़ने पड़ेगा? डिमांड विल इंक्रीज। और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, राइट में शिफ्ट आएगा। मतलब ये जो डिमांड का मेरा अभी यहाँ था ना, ये आगे चला जाएगा, राइट में खिसक जाएगा। खिसक, शिफ्ट मतलब खिसकना होता है ना, बोले जरा उधर शिफ्ट हो रे, छोटे बच्चे को गोदी में उठा लो, शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट बोले तो खिसक जाओ। हाँ, तो ये कर्व खिसक जाएगा आगे की तरफ, राइट में। ये अब नया डिमांड कर्व बन गया आपका। पुराना डिमांड कर्व ये था, क्या हुआ? इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कर्व भी अब आगे चला गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट, और वी कैन से राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है। क्या पता कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, मान लो कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, डिक्रीज हो गई कंज्यूमर की इनकम, तो व्हाट विल हैपन? डिमांड डिक्रीज होगा, है ना? इनकम कम होगा तो डिमांड कम कम होगा, नहीं होगा? होगा। अब डिमांड कम होगा तो डिमांड कर भी अपना पोजीशन चेंज करेगा,
तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, बैकवर्ड बोले तो लेफ्ट में, ये कर्व है, कर्व के लेफ्ट में, लेफ्ट बोले तो यहाँ पे, तो तुम्हारा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट, और वी कैन से लेफ्टवर्ड, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट, अब मान ले कि क्या हुआ है, प्राइस ऑफ ये क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया, तो याद करो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में क्या रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था, याद है, पेप्सी का प्राइस बढ़ा, कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या इफेक्ट आएगा, क्या एक्सटेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा या फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, क्या लगता है क्या होने वाला है, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, क्यों, बिकॉज प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, प्राइस बढ़ा एक का तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, तो जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसे कर्व में क्या आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले ऐसे सिखा दिया कि भैया डिमांड में चेंज आएगा, क्यों आएगा सर, चेंज इन एफओटीपी, तो डिमांड में जो चेंज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट दो तरह का हो सकता है सर, डिमांड बढ़ेगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट, डिमांड कम हुआ तो बैकवर्ड शिफ्ट। अब सर डिमांड बढ़ेगा कब, एक तो इनकम की वजह से, और भी तो बहुत सारे हैं, तो डिमांड बढ़ेगा कब और डिमांड कम कब होगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, थैंक यू बाबू गहलोत बाबू गहलोत, बाबू गहलोत, ये कैसा नाम हुआ? बाबू, किसके बाबू हो बेटा तुम, मम्मी के, फिर ठीक है, या बाकी तुम बता सकते हो बाद में, देखो रीजंस फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, ये रहा, यहाँ लिख दिया मैंने सारे रीजन कि भाई फॉरवर्ड शिफ्ट कब आएगा, अच्छा फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड इंक्रीज होने के रीजन है ये, दूसरे शब्दों में कहूं तो दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड, आई बात समझ में, क्या क्या रीजन दिया, पहला रीजन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाना, सही बात है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, हाँ, और डिमांड बढ़ा तो फॉरवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज बढ़ता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ेगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट, तो ये चीज भी सही है, हाँ जी सर, देन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डबल ए और डैश डैश ए का, अच्छा मम्मी का बाबू नहीं है ये, किसी और का बाबू है ये, पूरा नाम नहीं लिखा भाई ने, कोई बात नहीं, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अब देखना डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में क्या रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज, तो वही है कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा एंड उसमें क्या आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, सही चीज चल रहा है एकदम बढ़िया से, चलो बहुत सही, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मैंने बताया था ना किसी भी कमोडिटी के फेवर में अगर क्या आता है, चेंज आता है इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ेगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट, तो ये पॉइंट भी सही लिखा है एकदम, हाँ जी सर, ओके ओके जी, देन व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस, जब कंज्यूमर ऐसा आशा कर रहा है, आशा आशा नहीं आकांक्षा, जो भी कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है ना, कि आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ेगा, तो क्या करोगे, प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ाओगे कम करोगे, बढ़ाएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट, तो वही चीज रखा है, व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस, तो दीज आर द 5 रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड और वी कैन से फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता कि ये लिख के दे दिया कि देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यार इनमें चेंज आता था तो डिमांड बढ़ती थी, अच्छा हाँ डिमांड बढ़ती तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए अपन ने इस चीज को इस तरीके से पढ़ाई है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि अपन को ये इवेंट वाइज अपन को याद रहे, थ्योरी पढ़ने बैठते तो फिर सब ऐसा गुड़ गोबर हो जाता,
तो ये तो हो गए फॉरवर्ड शिफ्ट के रीजन, इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के भी पढ़ लें। डिक्रीज इन डिमांड कब हो सकती है ना, बैकवर्ड शिफ्ट कब आ सकता। तो देखो पहला ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर पड़े ना उनका उल्टा करते चलो तो डिमांड डिक्रीज होगा। जैसे ऊपर इनकम इंक्रीज हो रहा था तो नीचे इनकम डिक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड विल डिक्रीज, अकॉर्डिंगली बैकवर्ड शिफ्ट विल कम। सही बोल रहा हूं मैं। दूसरा चीज, अरे ज्यादा नीचे आ गए। हम्म, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, याद है ऊपर प्राइस सब्सिट्यूट गुड्स का इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि एक सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड भी डिक्रीज होगा, तो बैकवर्ड शिफ्ट विल कम। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड कम होगा। ऊपर फेवरेबल चेंज आ रहा था, अगर नीचे क्या हो, अनफेवरेबल चेंज आए तो डिमांड विल फॉल, डिक्रीज इन डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट। ऊपर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अ राइज इन प्राइस, तो नीचे क्या एक्सपेक्ट करोगे, अ फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस गिरने वाला है, मुझे पता है आज से कुछ दिन बाद प्राइस गिरेगा, तो मैं आज डिमांड नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, तो आज डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो बैकवर्ड शिफ्ट। तो दीज आर द रीजंस फॉर वी कैन से व्हाट, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है फिर, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर, एक्सपेंशन यानी वही एक्सटेंशन को एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्या लिखा है भैया, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज, तो क्या आएगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ जाता है ना आपका डिमांड कर्व। हाँ जी सर, ओके। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व कभी होता, बोले सर व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ओ भैया इंक्रीज गलती से लिख दिया इधर है ना, डिक्रीजेस आएगा इधर, डिक्रीजेस। और डिमांड कर्व किधर जाता, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दिखाता, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात। तो ये आपका जो थ्योरी ऑफ डिमांड वाला पोर्शन था वो यहाँ पे अपना पूरा खत्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरे चैप्टर का, क्यों, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड अगर सीख गए तो थ्योरी ऑफ सप्लाई सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत छोटा पड़ेगा अपन को फिर पढ़ने में। तो बताइए क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, कुछ नहीं है कोई डाउट, बहुत सही। तो थ्योरी ऑफ डिमांड यहाँ पे हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसका, क्लास 12th पीई टाइम टेबल, व्हाट, हाँ बिल्कुल, आज अपन स्टार्ट कर लेंगे। हाँ सानिया बोलिए, आया तुमको समझ में, कोई डाउट है तो बोलो। नोट्स प्लीज रिवीजन के लिए, अच्छा तुमको ये पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ तुमको अवेलेबल हो जाएगा ना। इस पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास का जब स्ट्रीम होगा ना अपना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फॉर रिवीजन, है ना। और बीच में मैं लिखने के लिए टाइम भी देता था बच्चों को लेक्चर के बीच में, तो वो आपने शायद लिखे भी होंगे, तो वो उससे नोट्स आपका वो बन जाएगा। ठीक है, आज तो अपन ने कुछ लिखा नहीं है शायद, है ना, लिखा है क्या, अच्छा हाँ ये फ्लो चार्ट बनाया है, ये आपको करना है बच्चों, ये बना लो। चलिए अभी टाइम मिल गया, इसको पूरा करो पहले। ये ऊपर वाले तो कुछ इसमें लिखा नहीं अपन ने खास, ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यहाँ से इसको करो, ये फ्लो चार्ट बना लो। आप लोग चाहो तो ऐसा कॉपी को ऐसा हॉरिजॉन्टल करके बना लेना, ऐसा वर्टिकल में बनाओगे तो स्पेस तुम्हारा फिर वो एडजस्ट नहीं होगा, तो रजिस्टर को ऐसा करके, अपने नोटबुक को ऐसा करके, जैसा बनाना बनाओ। अच्छा वो सब लिख लिया, फिर ठीक है बेटा। तो अब मैं कल का जो नेक्स्ट क्लास हो, कल तो क्लास नहीं होगा, मंडे को जब क्लास होगा ना अपना, तो उसकी जो लाइव स्ट्रीम चलेगी ना बेटा, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार लिखने देना, तुझे कहाँ जाना है, तुझे टाइम दिया गया किसी को। और बहुत सही से लिखना है इसको ना, ऐसा नहीं हो आज तो लिख रहे हो तुम, कल जाके फिर खुद खोल के देखो, बोले समझ में नहीं आया, बोले क्या लिखा था, ऐसा नहीं करना। बोले कुछ तो लिखा था, कोई आके गया था पढ़ा के गया था, पता नहीं क्या लिखा था, क्या ही बोला था, राम ही जाने।
वेट अ बिट सानिया, वेट। अभी मैं थोड़ा वो जिसका नेक्स्ट पार्ट चलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो छोटा सा डिस्कस करूंगा मैं बिफोर लिविंग द क्लास। ये हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ इसको ऊपर, ये मूवमेंट तक कर लूँ ना इसको यहाँ पे। ओके ओके, कर लो यहाँ तक। अच्छा थोड़ा और ऊपर कर लूँ, लो। यस बाबू गहलोत, बोलो तुमको क्या काम है, तुम्हारा नाम बदल के आना कल, बाबू गहलोत की जगह कुछ और रख लेना। जी। हुआ। हाँ हाँ, लिख लो बेटा, नहीं भाग रहा। ले, बस। अब ये कर्व ड्रॉ कर लो। वरदान तुमने कर लिया था कॉपी? कभी किया? पहले ही? क्या? अच्छा नोट्स भी हैं, ओके। अब है ना, आज एक तेरे को होमवर्क देता, घर जाके आधे घंटे धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करना तू, कांच के सामने बैठना, धीरे 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 बोलना, ऐसे कर तू रोज। ऐसा हवाओं में बात करता है ना तू। हुआ ये? चलो ठीक है। अब देखो, क्या 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 लेबल कैसे करना है, लेबल। ये नीचे वही क्वांटिटी डिमांडेड आएगा यहाँ पे, और ये प्राइस आपका, ये फॉरवर्ड शिफ्ट और ये बैकवर्ड शिफ्ट। एफओटीपी वो इसमें नहीं करना अपन, नहीं वो डिमांड का मेजर, उनका लेबल कहीं होता ही नहीं, उनका मेजर, मेजर क्या, उनको मेंशन अपन करते ही नहीं कहीं। ठीक है, क्योंकि डिमांड कर्व क्या करता है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन बताता है, तो इधर एफओटीपी का आने का सवाल ही नहीं उठता। गुड क्वेश्चन। क्या? हाँ, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन। थोड़ी देर के लिए वो कैमरा हैंग हो गया था, वापस से हो गया वो। ठीक है, ओके। कर लेना कर लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट सेशन में, उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, टॉपिक बहुत छोटा है, एक दिन में हार्डली अपन इसको खत्म कर लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है, 6 पार्ट्स डिवाइड किए थे, पहला हो गया, दूसरा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड छोटा पार्ट है, ये एक दिन में अपन इसको कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है यहाँ पे, बताओ खत्म भी हो गया। तो इसको अपन एक ही दिन में करेंगे। अच्छा इनकम इलास्टिसिटी वगैरह है क्या? ओहो, तो शायद 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, देखो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है बच्चों चेंज, परिवर्तन। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिमांड। अब समझो, डिमांड अपने आप तो चेंज होगी नहीं, कुछ ना कुछ चीज में चेंज आया होगा तभी तो डिमांड चेंज हो रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड। मैं उस दिन भी लिखाऊंगा ना, डोंट वरी, अभी से वैसे लिख रहा। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन सम अदर फैक्टर्स, यानी किसी फैक्टर में, मे बी प्राइस, मे बी इनकम,
तो किसी भी फैक्टर में अगर कुछ चेंज आ रहा है और उस फैक्टर के चेंज के रिस्पॉन्स में अगर डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते। बेसिकली चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स। समझ में आ रही है बात? हाँ, हाँ जी सर। इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट और नॉट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव? तुम लॉ ऑफ डिमांड का पूछ सकते हो बेटा कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो इलास्टिसिटी जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है तो वो क्वालिटेटिव होता है बिकॉज इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बोलते तो यहाँ पे आप डिग्री ऑफ चेंज मेजर करते हो, कितना डिग्री ऑफ चेंज आया, तो ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है, ये नहीं है। अच्छा देखो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब सर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स। तो भैया प्राइस में कितना चेंज आया जिसकी वजह से मेरी डिमांड कितनी चेंज हो रही है, तो उस मेजरमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना दो तीन तरह की होती है। एक तो होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको प्यार से प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको प्यार से इनकम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आया तो प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज आने से डिमांड में चेंज आया तो इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से अगर दूसरे रिलेटेड गुड्स की डिमांड में चेंज आया, क्रॉस, एक के प्राइस में चेंज आने से दूसरे की डिमांड चेंज हो रही है तो दिस इज क्रॉस। तो एक रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से दूसरे रिलेटेड गुड्स की डिमांड में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे अपन मेजर करेंगे कितना चेंज आया। मान लो प्राइस बढ़ा 10% से, प्राइस 10% से बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी? कम। तो डिमांड कितनी कम हो रही है? 5%, 6%, 10%, 20%। तो वो चीज का मेजरमेंट अपन करते इसमें। तो अपन क्या निकालते? डिग्री ऑफ चेंज, कितना चेंज आया, ठीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं किसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तो मैं देखेंगे, कोशिश करूंगे अगर इजीली तुमको समझ में आता है तो उसी क्लास में अपन ये इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, और नहीं तो फिर 2 क्लासेस में खत्म करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मिलेंगे अपन मंडे की क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ये क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया।